साथियों नमस्कार। आज हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर अनिल जी बांदा से हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ मैं सीधा संवाद ये करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं तो बातों में मैं देखता हूँ लोग लिखते हैं कि हमारी आबादी 12 से 18% मैं देखता हूँ। कुछ लोग 15% कहते हैं, कुछ 12 कहते हैं, कुछ 16 कहते हैं, कुछ 18 कहते हैं, बहुत कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विश्वकर्मा समाज 5 में बटा हुआ है। लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, ये 5 होते हैं। अब इनमें भी अगर देखा जाए तो लौहकार बंधुओं को मैं अधिकतर देखता हूँ तो विश्वकर्मा वंशी स्वयं को मान लेते हैं, मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। काष्ठकार मान लेते हैं, लेकिन ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार स्वर्णकार तो बिल्कुल नहीं मानते कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। कुछ एक लोग ही इक्का दुक्का कहीं मंच पर शेयर करते हैं। तो हमारी संख्या दिखती नहीं है कहीं, डॉक्टर साहब कहीं दिखती नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमारी संख्या नहीं दिखती। जब संख्या दिखेगी नहीं तो हमें अधिकार कैसे मिलेगा? अधिकार इसीलिए नहीं मिलता। और जो मानते भी हैं विश्वकर्मा वंशी, उसमें भी अलग अलग सरनेम, तो एक अलग बात हुई, सरनेम की कोई बात नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ लोग आरक्षण से अधिकार चाहते हैं और कुछ कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित जी हूँ। तो बात ब्राह्मण जी को आरक्षण मिलना चाहिए, वो गलत तो है नहीं भाई। कोई पंडित अगर है ब्राह्मण है, आर्थिक सामाजिक शैक्षिक रूप से उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आरक्षण उसको मिलेगा। वो चाहे एससी में चाहे ओबीसी में। ओबीसी का मतलब एकदम पिछड़ा भी नहीं हुआ और एससी का मतलब वो सूद भी नहीं हुआ। लेकिन लोगों की मानसिकता हो गई एससी का मतलब सूद, सीधी सीधी बात, एससी का मतलब सूद। वही जब अभी देखा जाए लोगों के मन में दिमाग में भर दिया गया। लेकिन वही जनरल कैटेगरी के लोग अभी जब 10% आरक्षण ले लिए, 15% आबादी 10% आरक्षण, तो उस पर किसी ने इतराज नहीं जताया। उन लोगों ने नहीं कहा नाकाबिल लोग आरक्षण ले रहे हैं, जबकि उसके पहले वही लोग कहते थे लोग काबिल नहीं इसलिए आरक्षण लेते हैं। तो इस सब को आप कैसे देखोगे? इस सब को अपने हिसाब से आप रखिए अपनी बात की कैसे समाज का प्रतिनिधित्व तो राजनैतिक तौर से होगा, कैसे हमारा प्रतिनिधि तैयार होगा, सदनों में जाएगा, किस तरीके से हमें अधिकार मिलेंगे। क्योंकि समाज पर घटनाएं दुर्घटनाएं आप देखते हो, आए दिन घटनाएं होती रहती है, लेकिन कहीं हमें राहत नहीं मिलती। तो कैसे आप इस सब को देखेंगे? देखिए, मेरा सभी देशवासियों को सादर प्रणाम। जय विश्वकर्मा। प्रायः देखा गया है कि हमारा जो समाज है कई समूहों में अलग अलग बटा है। जैसे कि आपने कहा कि स्वर्णकार अपने आप को विश्वकर्मा मानने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा समाज है कहीं न कहीं रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए पलायन हो चुका है। जो एक समय गांव में आबादी रहा करती थी वो आबादी गांव से दूर दूर जा चुकी है। और जो गांव की आबादी है, कुछ गांव में एक समूह में आबादी दिखती थी, वो गांव से एक एक दो दो चार चार करके निकल करके बड़े बड़े शहरों में अपना आशियाना बना लिए, वहां अपना रोजगार के साधन ढूंढ दिए। उनको वो अपनी राजनीति से पूरी तरह से भागीदारी बना ली, दूरी बना ली है। उसका रीजन ये है कि ना तो पहले शिक्षित रहे और ना ही आर्थिक रूप से मजबूत रहे, और उन्होंने उन परिस्थितियों को भी नहीं भापा। वो तो सिर्फ एक मजदूरी को लेकर के अपने गांव घर छोड़ करके शहर को भाग गए। वो आज भी वो शहरों में रह रहे हैं और शहरों में एक बड़ी आबादी होने लगी है, वहाँ कई समूहों के लोग रहने लगे हैं। उन्होंने ये देखा कि जो गांव में भेदभाव होता था वो शहरों में नहीं हो रहा, उनके साथ समानता का व्यवहार होने लगा। तो वो गांव से कहीं न कहीं अपने आप को सुखी महसूस करने लगे। वही उनमें से एक लॉबी ऐसी आई कि उन्होंने कोई रोजगार पकड़ा, कोई नौकरी में चला गया, कहीं शिक्षा का विस्तार हुआ, तो उनको लगा कि जो कुछ भी हम आगे बढ़ गए गांव छोड़ने के बाद हमको ऐसा लाभ मिला है और हमको अपने स्वयं की मेहनत की बदौलत, शिक्षा की बदौलत, कर्मठता की बदौलत जो कुछ भी मुकाम हासिल किए हैं वो हम यहाँ रहकर के मुकाम हासिल कर लिए हैं। तो एक तो स्थिति ये है। दूसरी चीज, गाँव में चूंकि आज भी जो दबे कुचले लोग हैं वहाँ आज भी शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के साथ साथ छोटे छोटे झगड़े आज भी हो रहे हैं। आज भी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वो मजबूरी ये है कि वो निकल करके इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि अगर हम कहीं जाएंगे अपनी बात रखेंगे तो हम और प्रताड़ित किए जाएंगे। इसलिए जो भी मैटर है, जो भी समस्याएं हैं,
हम सह लेंगे, लेकिन अपनी बात हम बाहर नहीं रखेंगे। और ये पहले भी चला आया था, वो आज भी है। जो हम, क्योंकि मैं तो बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ, जो स्थितियां हम लोग देख रहे हैं, तो वो पूरी तरह से जो समाज है जहर का घूंट बन करके पी रहा है। दूसरा कारण ये है कि कुंठित मानसिकता। उनको ये लगता है कि एक पारिवारिक विघटन, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है। हर गांव में मुश्किल से 100, 50, 40 या 1-2 परिवार ही है, और उन परिवारों में भी फूट डाली गई है, जिसकी वजह से फूट डालने के बहुत सारे कारण हैं, जिसके आपस में तालमेल नहीं बना है। कहीं किसी घर झगड़ा होता है तो तुरंत दूसरे समुदाय के लोग उसको से मैत्री कर लेते हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो एक तो इन विसंगतियों को कैसे दूर होंगी, बड़ा चिंतन का विषय है। और दूसरा ये है कि कहीं न कहीं जो सरकार है वो आर्थिक रूप से कहीं न कहीं उनमें सक्षमता है। और चूंकि निश्चित रूप से जब सक्षम व्यक्ति को कभी भी कहीं भी दुर्बल व्यक्ति पसंद नहीं आता। बहुत ही सोशल ऐसे लोग होंगे जो अपने दुर्बल भाइयों को, परिवार को, अपने साथियों को लेकर के चलते हैं। नहीं, जैसे उनका स्टेटस बदलता है तो वो उनकी स्थिति बदलने लगती है। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार का जो स्टेटस है वो अपने आप में आर्थिक ढांचे को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के मजबूत हो चुका है। तो इस संदर्भ इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूँगा। आपने जैसा कहा कि सोशल स्टेटस जिसका ठीक ठाक हो जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो दुर्बल भाइयों को स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसका उदाहरण खाली सरकार नहीं है, हम जो लौहकार और काष्ठकार हैं, हम लोग भी शिल्पकारों को जो सड़क किनारे पत्थर का काम कर रहे हैं, मूर्तियों का काम, उन्हें अपना भाई स्वीकार करने से हम भी कतराते हैं कि वो हमारा भाई है। तो ये आपने जो कहा उसका पूरक तो हम लोग स्वयं समाज में देख रहे हैं। आप मंचों पे देखिए, मंच पे देखो, जिनके पास धन होता है, जो 4 व्हीलर से जाते हैं, जिनके साथ 4 लोग होते हैं, उन्हें मंच पर ऊंचा स्थान पहले मिल जाता है, फूल माला मिल जाती है। अब वो उतनी देर के लिए जाते हैं, अपनी बात कहे चले आए, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता है। तो हाँ, एक रीजन और जी 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 कंटिन्यू कीजिए। एक रीजन और, असल में जो बीच की कड़ी है ना, वो चाहे हम ओबीसी की कड़ी को ही क्यों ना ले लें। मैंने प्रायः देखा है कि जब भी हम मुद्दे की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमको तो एक तरफ माला पहनाया जाता है, जी हमने भापा है। एक तरफ तो हमको माले से स्वागत किया जाता है, और पीठ पीछे कहीं ना कहीं हमारा शोषण किया जाता है। एक सामाजिक व्यवस्था में है। हम ये देखते हैं कि अक्सर जब समाज में जाते हैं, कई गांव में बुलाए जाते हैं, कई जगह अक्सर देखा जाता है हमको, तो लोग बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन जब उसकी पीठ पीछे की स्थिति देखते हैं तो उनको लगता है यार ये व्यक्ति बढ़ क्यों रहा। अच्छा, उसका सम्मान देने के रीजन कि हम जो चाह रहे हैं, हमारी जो नीतियां हैं, उन हमारी नीतियों को ये लोग बुराई ना करें। ये कटु सत्य है कि जैसे इस समय कोई भी व्यक्ति बीजेपी की बुराई करने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ जानना है, सारी परिस्थितियां झेलना है, सारी उनकी गलत नीतियां जानना है, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति तमाम तरह के भय व्याप्त है। उन का भय होने के कारण उन गलत नीतियों का भी विरोध की दृष्टि से सामने नहीं आ रहा है। ये भी अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य। रही बात सरकारों की, तो सरकारों ने भी कभी इस कॉम्बिनेशन को, जैसा कि अभी जानकारी मिली थी कि सरकार द्वारा जो भगवान विश्वकर्मा की सृष्टि की रचना से लेकर के अब तक उत्थान से लेकर के जो भी अभिलेख है, उन अभिलेखों में भी बहुत छेड़छाड़ी की जा रही है। वो अभिलेख बदले जा रहे हैं, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, ताकि कभी जो हम लोग शोर मचा रहे हैं कि हम सब लोग ईश्वर की संतान है, हम लोग ब्रह्मा की संतान है, हम लोग विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं, इस चीज के जो भी दावे जिन जिन किताबों ग्रंथों में है, उनको भी कहीं न कहीं बदलाव की स्थिति में ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक तरह से ये देखा जाए कि पूरी सृष्टि की रचना में, पूरे देश की संरचना बनाने में
इस समाज का या इस समाज की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाई आप जो कह रहे और हो इसको स्पष्ट कर दूं, पंडित पीएल शर्मा हैं जो हमारे साथ संवाद करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था, गीता प्रेस गोरखपुर की जो अभी किताबें आ रही हैं जिसमें स्कंद पुराण देखा जाए तो उसमें एक नागर खंड होता था। नागर खंड में विश्वकर्मा महात्म था, मतलब विश्वकर्मा की महिमा का वर्णन था, उसको पूरा नागर खंड ही हटा दिया गया है। तो साहित्य हम लोगों के सामने आज हम लोग अपने ही समाज के बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम पांचाल ब्राह्मण हैं, हम शिल्पी ब्राह्मण हैं, वेदों में वर्णन है, ठीक है सब कुछ सही है, मैं उससे इग्नोर नहीं करता हूँ, लेकिन जानते हुए भी हम आज इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आज नहीं विरोध कर पा रहे हैं तो याद कीजिए आज के 1000-1500 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब शिक्षा से वंचित किया गया था, कथित रूप से महाभारत काल के बाद हम लोगों की स्थिति गई गुजरी हुई, मतलब दयनीय हालत में होते गए। मुगल काल में हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में आए, उसका रीजन था इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजकों का वध। उनके यहाँ उन्हें काफिर कहते थे, और मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा शिल्पियों के यहाँ निकलेंगी, भाई जो बनाएगा उसी क्या निकलेगी। तो शिल्पियों पर बहुत अत्याचार हुआ है, सबसे ज्यादा शिल्पियों पर अत्याचार हुआ है। उसके बाद अत्याचार सभी पे हुआ, जैसे लौहकार बंधुओं पर हुआ, क्योंकि ग्रामीण शिल्पी जो हैं, ब्राह्मण कहो शिल्पी कहो, ये लोग जीवन का आधार होते थे। हर विषय वस्तु को ये बनाते थे, उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बनाते निर्माण करते थे। कारपेंटर भी उसी तरीके से थे हमारे। स्वर्णकार भाई को किसी भी चौराहे, मैं कहता हूँ अभी 10-20 साल पहले तक का, जब मैं गांव में रहता था, अब तो शहर में हूँ, कि गांव में 5 बजा सूर्यास्त होने लगा कि सुनार अपनी दुकान बंद करके झोला लेके चल देता है कि नहीं चौराहे में मिलके कोई मार के ले लेगा। तो स्वर्णकार भाई आहत हुए हैं इससे, तो हमारे सभी भाई आहत हुए हैं इससे। तो हमारे भाइयों के बीच फूट डालो राज करो, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आज भी हो रहा है, इसको हम लोगों को समझना होगा शायद। जी बिल्कुल जी। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे, राजनीतिक परिदृश्य में क्या देख रहे हैं अभी? जैसे लोकसभा का बिगुल बजने ही वाला है, कुछ देर में हो सकता है अभी बज जाए, जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी इसके कुछ देर बाद हो सकता है बच जाए। तो राजनैतिक रूप से हम लोग हाशिए पर हैं, इसको आप देख रहे होंगे, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, जब ये सरकार का गठन हुआ था, तमाम समाज के संगठनों ने मांग की थी विश्वकर्मा आयोग बनाने की। शायद विश्वकर्मा आयोग का गठन नहीं हो पाया। उन्होंने एक योजना जरूर ला दी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस योजना का लाभ न तो शिल्पियों ने लिया न विश्वकर्मा बंधुओं को मिला। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। आखिर ये योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंची हैं। बाहरी लोग, दूर दूर के लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और उसका टारगेट उन्होंने दिखा दिया कि इतने लाख आवेदन हमको प्राप्त हुए, इतनी छटनी की है। आखिर ये पीएम विश्वकर्मा योजना थी, कम से कम इस योजना के अंतर्गत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, तो इसको कम से कम शिल्पियों को इन्होंने महत्व दिया था। तो शिल्पियों को ढूंढना चाहिए था, आखिर शिल्पी कौन है, कहाँ बस रहे हैं, किस पोजीशन पे है, उनको आर्थिक शैक्षिक लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उनको दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम इतने करोड़ आवास बांट डाले। आखिर उन शिल्पियों की पोजीशन पूछिए, कहाँ रह रहे हैं, किस पोजीशन में रह रहे हैं, उनके बच्चों की हालत देखी जाए, किस पोजीशन में है। न तो उनके पास शिक्षा है, न पहनावा है, न भोजन है। लाभ सब लोग ले जाएंगे उनकी कलाकारी का। आज आप देखेंगे उन्हीं शिल्पियों जो पत्थर से निर्माण करा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनको किसी बिल्डिंग्स का, किसी रोड का शिलान्यास करना, तो कहते हैं यार वो वहां से बनवा लाओ, उनको वो फीस ले आओ। और उन्हीं के पत्थरों पर शिलान्यास तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको वो स्वावलंबी कैसे बने, इस उद्योग को आगे वो कैसे बढ़ाए, उनको आर्थिक मदद कैसे हो, इस पर शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया है। जी। सरकार ने बहुत सारे ऋण बांटे,
कि लोगों को हम ऋण मुहैया करा दें, आवास बांटे, शौचालय दे दें। आखिर ये एक सर्वे का विषय है कि कितने शिल्पियों को शौचालय मिले, कितने शिल्पियों को आवास मिले, कितने शिल्पियों की आर्थिक स्थिति क्या है, और उनको कितने शिल्पियों को जितनी भी योजनाएं हो, चाहे स्वनिधि योजना हो या जितनी भी योजनाएं हो, लोन संबंधी मुद्रा योजना या जो भी योजनाएं चल रही, उनको कितने शिल्पियों को इन लोगों ने योजनाएं बांटी है। देखिए डॉक्टर साहब, ये सर्वे का विषय है। देखिए ये और तो बहुत दुख का भी। देखिए ये सर्वे का विषय, लेकिन इसको गवर्नमेंट नहीं कराएगी, क्योंकि वो तो यही कहेगी हम जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव ही नहीं करते, वो तो ये कह के निकल जाएगी। हम ये करें, भेदभाव बिल्कुल मत करें, लेकिन अगर आज की स्थिति देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि शिल्पियों से बदतर स्थिति किसी की है। आप जाति मत देखिए, आप मजदूर मान के उनको आप संरक्षण देंगे, आप मजदूर मान के संरक्षण दीजिए, मजदूर मान के उनको लाभान्वित आप कर दीजिए। जी नहीं, वास्तव में शिल्पियों की स्थिति बहुत बेकार है। ये मैंने आपसे कहा कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा आक्रमण उन्हीं पर हुआ, काफिर के नाम पर वही सताए गए। उनकी स्थिति आज बहुत दयनीय है, यहाँ तक कि अगर वो बताते भी हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, शायद हम आप भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दयनीय स्थिति को देख करके। हमसे आपसे जब कोई बात करता है, अभी हम बहुत लोगों से संवाद करते हैं, लोग हमें फ़ोन करते हैं, तो मैं जब पूछता हूँ भैया आपके साथ क्या आपके संगठन में शिल्पी हैं, नहीं शिल्पी हमारे पास नहीं, वो तो राजस्थान में पाए जाते हैं, वो यूपी में पाए नहीं जाते, फिर साउथ में पाए जाते, मतलब दूर के ढोल सुहावन, बस वही दूर में बहुत है, हमारे आसपास जो हैं उनको शिल्पी नहीं मान रहे हैं। तो ये जो ना मानने की हमारे यहाँ एक सोच आ गई है कि हमारे पास नहीं है, जबकि हैं, वो दयनीय हालत में है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं, उनको सहारा नहीं दे रहे हैं। और आपने एक बात कहा था कि आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हो जाए तो अपने से गरीब की तरफ झांकना नहीं पसंद करता। वही हाल यहाँ भी है, वही हाल कमोवेश वही हाल यहाँ भी है। जी, तो आप से बात करके अच्छा लगा। चलिए राजनीतिक विषय पर हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन जो सामाजिक स्थितियां हैं, शिल्पियों के जो हालात हैं या विश्वकर्मा वंशियों के जो हाल हैं, या आपने एक सामान्य शब्दों में ये बता दिया कि हमें इस परंपरा से उठ के थोड़ा सोचना होगा, अपने भाइयों की तलाश करनी होगी। और दूसरी चीज हो देखिए, कहीं ना कहीं सरकारों का भी दायित्व है हर समुदाय को समृद्धशाली बनाना। उसमें एक सरकार की भी लायबिलिटी बनती है, जैसे कि हम सब लोग आयोग की मांग करते चले आए, तो सरकार का भी दायित्व है कि कहीं ना कहीं जब हमको पांचाल कहा गया है तो हमको एकत्र करे और एक श्रेणी निर्धारित करे। जी, जैसे कि सुनने में आया प्राय आया कि हमको एक जाति प्रमाण पत्र नसीब नहीं हो पा रहा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी जी, ये हाँ, इसमें कम से कम केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए कि हम सभी 5 लोगों की जातियों की एक श्रेणी निर्धारित कर दें, जैसे कि ब्राह्मणों में है, कोई क्षत्रिय है, कोई त्रिवेदी है, कोई द्विवेदी है, इस तरह से। तो कम से कम यही हमने भी एक सीरियल श्रेणी प्रदान कर दे, वो चाहे मनोमय के आधार पर करे या आर्थिक आधार पर करे। क्या यहाँ पर एक सवाल निकल रहा है कि सरकारों से क्या ये मांग किया जाए, जो ये लोग अलग अलग लिखते हैं, लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, कसेरा, और कहीं पांचाल लिखते हैं, कहीं विश्वकर्मा लिखते हैं, इस नाम पे जाति प्रमाण पत्र बनाती है, क्या सरकार से किसी एक कॉमन जाति में जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की जा सकती है कि एक कॉमन नाम इन सबका हो? बिल्कुल, वो चाहे विश्वकर्मा वंशी हो लिखते, चाहे जो लिख दें, मतलब लोहार, बढ़ई, सुनार हटा के एक जाति, एक कॉमन जाति, या शिल्पी सबको लिख दे, सबको शिल्पकार लिख दे। वैसे डॉक्टर साहब ने शिल्पकार नाम से एक जाति बनाया था, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने शिल्पकार नाम से एक जाति बनाया था। यूपी का आदेश हमारे पास है 62वें नंबर पे, उसमें 26 जातियां हैं, उसमें ये 5 जातियां हैं। तो अगर शिल्पकार बनाती तो शायद हमारी एकता दिखती, आज शिल्पकार के रूप में हम लोग संगठित होते। जी, लेकिन हमें तो लोहार बढ़ई बना दिया गया, कहीं विश्वकर्मा बना दिया गया, कहीं धीमान बना दिया गया, कहीं पांचाल बना दिया गया, कहीं राजमिस्त्री बनाया गया, कहीं कर्मकार बना दिया गया, मतलब इस तरीके से बांट दिया गया।
नहीं, इसको पांचों में कॉम्बिनेशन करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे अलग अलग श्रेणियां बहुत सारी बनाई गई हैं। इन श्रेणियों को कम कर देना चाहिए। मेरा जी। एक सुझाव ये है कि इनको 5 में ही समाहित कर देना चाहिए हम्म। फिलहाल। और फिर भी आवश्यकता पड़ती है तो फिर उसमें एक सूत्र में उनको बांधा जा सकता है। हम्म। ये, लेकिन कम से कम सब लोग ये तो ना कहें कि हम सुधार हैं, हम ये हैं, तमाम सारी लेकिन चीजें हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात, सरकार आपको एक क्यों एक कर देगी तो आपका मत एक साथ हो जाएगा, आपकी हाँ, सोच एक साथ होगी। उसे तो यह है कि और बांट दो, और बांटो तो और बिखरेंगे, हमें वोट मिलेगा। जी जी जी, तो सरकार से क्या हम नैतिक रूप से अपेक्षा कर सकते हैं? सरकार में बिल्कुल तो करना चाहिए, बिल्कुल देखिए, करें। स्वतंत्रता संग्राम हमारा सेनानी, दायित्व है कि जो जी, नैतिकता स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में संविधान बनाते समय थी, समानता का अवसर देते थे, वो तो इस सरकारों में नहीं है जो अभी सरकारें चल रही हैं। इनमें तो मुझे ये सब नहीं दिखता है, तो कैसे उम्मीद की जाए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़नी होगी, बस एक सब हम लोगों को लड़ाई तो संगठित लड़नी होकर। पड़ेगी, भले ही जैसे आप जैसे व्यक्तित्व के जो धनी हैं, आप हमेशा ऐसे लोगों की आवाज उठाते रहते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप अकेले ही दूर दूर तक लोगों के सुझाव जान रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं, लोगों की परिस्थितियों से वाकिफ हो रहे हैं। ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक आपकी बहुत अच्छी पहल है। और निश्चित रूप से आप जैसे लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा, विकास होगा, और कहीं ना चलिए, कहीं सफलता मिलेगी, ये चलिए निश्चित है। ठीक है, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई लड़नी होगी, इसी संदेश के साथ आज की हम चर्चा आपके साथ समाप्त करते हैं। फिर कभी मिलेंगे और बात करेंगे।